हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि सैटरडे को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपिटलाइजेशन पढ़ाया था, जिसमें आपको हमने बेसिक कंसेप्ट बता दिया था कैपिटलाइजेशन की, थ्योरीज मैंने बता दिया था और मैं डिस्कशन शुरू कर दिया था टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन को मैंने डिस्कस करना शुरू कर दिया। हमने नेचर ऑफ कैपिटलाइजेशन 3 बताया था आपको। ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, ये बात हमने करा था। और ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन हमने बता भी दिया था कि कैपिटलाइजेशन की एक ऐसी सिचुएशन या पोजीशन जहां पर एक्चुअल अर्निंग और एस्टिमेटेड अर्निंग बराबर होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था, विद एग्जांपल समझा दिया। आज आपको मेन टॉपिक पढ़ना है ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको ओवर कैपिटलाइजेशन पढ़ाने चल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवर कैपिटलाइजेशन में आपको जानना है कि नाम से आप मत जाइएगा, क्योंकि नाम तो लग रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब जहां बहुत फायदा होता हो, नहीं। कैपिटलाइजेशन का एक ऐसी व्यवस्था जहां पर कंपनी खूब पैसा लगा दी हो लेकिन प्रॉफिट ना हो रहा हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो या लोअर प्रॉफिट होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? It is that types of capitalization where actual income is less than estimated income. एस्टिमेटेड इनकम, जहां पर हमारी जो कमाई होती है वो कम होती है। एक्चुअल इनकम का मतलब वास्तविक इनकम। और हमने एक्सपेक्टेशन काफी करा था, बहुत सोचा था 10%, 20%, 40%, लेकिन 5% हो रहा है। तो सोच के विपरीत कमाई होना। लेकिन नाम से अभी मैंने इसका कंसेप्ट नहीं बताया। नाम से क्या कंसेप्ट हो गया? इट मीन्स ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद द लोअर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लीजिए, विद द लोअर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड as situation of over capitalization। ये बात, इसका क्या मतलब हुआ? जब हम किसी धंधे में, जब हम किसी कंपनी में, जब हम किसी व्यवसाय में खूब पैसा लगा दें, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर या तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो या तो बहुत कम प्रॉफिट होता हो, पैसा आपको उस रेशियो में न मिल पाता है जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने एक बड़ा सा शोरूम खोल दिया, टीवी, कूलर, एसी, है ना, सीलिंग फैन, टेबल फैन, जितने भी हैं फर्नीचर सब आप बेच रहे हैं। पता लगा 5 करोड़ रुपए आपने लगा दिए धंधे में, लेकिन हुआ क्या कि दिन भर में एक भी टेबल फैन नहीं बिक पाया, एक भी कूलर नहीं बिक पाया, सीलिंग फैन नहीं बिक पाया, और आप ये सोचें कि 4-6 महीने ऐसे ही चला। वहीं आपके जस्ट बगल एक चाय की दुकान है जिसने आप 5 करोड़ लगाए हैं, जिसने 1 लाख रुपए भी नहीं लगाया है। सोचिए, और वो 1 लाख रुपए नहीं 30,000 40,000 रुपए लगाकर रोज 1,500 रुपए कमा रहा है, 2,000 रुपए कमा रहा है। उसका बिजनेस बेटर है कि आपका बिजनेस बेटर है?
ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब हम पूंजी खूब बढ़ा चढ़ा के लगा दें। बहुत लोगों को दिखाना बहुत पसंद होता है, अपनी ऑफिस बड़ी मेंटेन रखते हैं, अपने गोडाउन बड़े मेंटेन रखते हैं। मेंटेन करके क्या करोगे भाई, जब धंधा ही नहीं होगा, जब बिजनेस ही नहीं होगा। दिखावटीपन जिंदगी को बर्बाद कर देता है। भावकाल हाई फाई, चप्पल हवाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सिचुएशन क्या है, इट मीन्स ये किस चीज को बताता है, ये आपको बताता है ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पूंजी हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लगा दें, चाहे घर से लगा दें चाहे बाहर के लोन से लगा दें, लेकिन लगा दें और डूब जाए। काम करने का ना तो आपको अनुभव है, ना तो आपको तजुर्बा है, ना तो आपको तरीका, तो प्रॉफिट तो माइनस में होना ही। शार्ट वर्किंग क्यों होती, रीजन ही। तो ये सिचुएशन बहुत ही घातक होती, वेरी डेंजरस पोजीशन फॉर द कंपनीज और बिजनेस। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, इट इज लॉसफुल सिचुएशन फॉर ए बिजनेस। ये किसी व्यवसाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ये बात आपको जानना और समझना पड़ेगा, नहीं तो वही है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात आएगी। ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब बहुत फायदा होता होगा, नहीं, नाम के जस्ट विपरीत है। ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स व्हाट, ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद द नॉर्मल प्रॉफिट, विद द नॉर्मल प्रॉफिट विद द लोअर प्रॉफिट, ये होता है। अब हम ये कंसेप्ट तो जान गए कि नाम के विपरीत इसका काम था। अब आगे हम लोग ये देखें कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ओवर कैपिटलाइज है कि अंडर कैपिटलाइज है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको ओवर कैपिटलाइजेशन पकड़ में आ गया तो इसके जस्ट अपोजिट होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। बातों को समझिएगा। तो हम लोग चेक करने चल रहे हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कोई कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन का शिकार है कि अंडर कैपिटलाइजेशन। इसको बोलेंगे टेस्ट, टेस्ट करेंगे, जैसे नार्को टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कंपनी, कौन सी कंपनी ओवर कैपिटलाइज है, इसको कैसे टेस्ट करेंगे। इसका मेजरमेंट 3 तरीके से हो सकता है। इट कैन बी measured by 3 types, it can be measured by 3 types। ये 3 तरीके से मेजर्ड हो सकता है। कौन कौन से टाइप्स हैं, ये बात आपको ध्यान रखें। पहली सिचुएशन आपकी ये बनेगी, when the actual rate of returns, when the actual rate of returns is less than, when the actual rate of return is less than estimated rate of return या normal rate of return, normal rate of returns। ये नॉर्मल क्या होता है, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब जो हमने सोचा था, एस्टिमेटेड रेट। ये तो सवाल क्या कहता है जायसवाल जी, when the actual rate of returns is less than normal rate of returns, ये जब हमारी वास्तविक कमाई सोची गई कमाई से कम, ये बात आपको ध्यान रखना। और एक्चुअल रेट हमारा निकलता कैसे, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न हमने जो पैसा लगाया है उसके रेशियो में निकलता है कि जो हमको एक्चुअल प्रॉफिट हुई है या एवरेज प्रॉफिट है कंपनी की अपॉन पूंजी जो हमने लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये बात, जैसे सपोज करिए कि आपने 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर, यानी आपको 10% एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन मान लीजिए कंपनी में नॉर्मल रेट ऑफ, हमने सोचा क्या था,
सोचा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने सोचा था 12%, कि हमको कम से कम 5 लाख का 12% यानी 60,000 रुपये हमको मिलेगा। हमने सोचा था 12%, लेकिन हमको मिला कितना, रियल में 10%। इसका मतलब 2% का घाटा हो गया। और ओवर कैपिटलाइजेशन में जो कंपनी आती है उसमें घाटा ही होता है। पहली सिचुएशन क्या है, मैंने आपको बताया, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जब वास्तविक कमाई अनुमानित कमाई से कम हो। ये चीज़ मैंने आपको सिखाया। अभी मैं इस पर एप्लीकेशन भी कराऊंगा, किताब से क्वेश्चन कराऊंगा। पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, बहुत जरूरी है पहले कंसेप्ट जानना। दूसरी बात आपको बताऊं, सेकंड पोजीशन या सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी ओवर कैपिटलाइजेशन का। ये तो पहली पोजीशन थी। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है बेटे, when the real value, वास्तविक, when the real value of business, कुछ लोग बताते कुछ है, हमारे पास ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है, और वास्तव में उनके पास कुछ नहीं होता है। when the real value of business is less than book value of business। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, एक रियल वैल्यू आ रहा है वास्तविक चीज, और एक किताबी चीज है बुक वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है, ये आपको जो आपको रियल प्रॉफिट के आधार पर जो आपकी बिजनेस की वैल्यू होती है, वास्तव में आपकी जो औकात होती है। और पुस्तकीय मूल्य क्या है, तो बढ़ा चढ़ा के आप लिख दीजिए, नहीं हमारे पास जमीन 20 करोड़ की है, प्रॉपर्टी, वास्तव में कुछ ना हो, चेक हो तो कुछ भी ना हो आपके पास। ये बात इस इलाहाबाद के छात्र नेता करते हैं, यहाँ सफारी लेके टहलते रहते हैं, भैया के ले लिए, भाभी के ले लिए, कहीं से उधार ले लिए, और घर चले जाइए तो घर में बैठने की जगह नहीं उनके पास। ये सिचुएशन बताए ना, भौकाल हाई भाई चप्पल हवाई वाला मामला। टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग रियल वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो सवाल क्या है जायसवाल जी, when the real value of business is less than book value of business, then this situation is going to over capitalization। ऐसी सिचुएशन ओवर कैपिटलाइजेशन में जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर दो चीजें आपको समझना जरूरी है कि रियल वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ना दिया, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट के आधार पर, जो भी रियल प्रॉफिट के आधार, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स इनटू 100। आप इस फार्मूले से रियल वैल्यू निकाल सकते हो। ये बात, जैसे सपोज करिए कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका 20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स मान लीजिए 20%। आपने सोचा था, ये आपको ध्यान में रखना, कितना हो जाएगा, फटाफट निकालिए इसको, 1 लाख रुपये। ये आपका रियल वैल्यू है। लेकिन अब एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, बुक वैल्यू, ये तो आपका रियल वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख। अब आपको दूसरी बात यहीं पर समझना है कि रियल वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए आ गई, बुक वैल्यू कैसे निकलता वो भी जान लेंगे। जो बैलेंस शीट के आधार पर निकलता है, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में एक चीज को छोड़ करके, एक्सेप्ट मिसलेनियस लॉस एंड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस लॉस एंड एक्सपेंडिचर, एक्सेप्ट miscellaneous loss and expenditure, total assets excluding miscellaneous loss and expenditure minus outside liabilities, बाहर के जो liabilities होते हैं, outside liabilities। ये बात आप ये जैसे सपोज करिए टोटल एसेट्स आपका 3 लाख रुपए हो, मिसलेनियस लॉस को छोड़कर, आउटसाइड लाइबिलिटीज 50,000 की, तो बुक वैल्यू में तो आपने अपनी औकात कितना दिखाया है, 2.5 लाख। लेकिन रियल वैल्यू क्या बताती है, आपकी रियल औकात क्या है, 1 लाख। आपको 1.5 लाख का सीधा नुकसान दिख रहा है, भले आप टीआरपी बढ़ा रहे हो, बात दूसरी। तो दूसरी सिचुएशन क्या है,
When the real value of business is less than book value of the business, जब किसी व्यवसाय का वास्तविक व्यवसायिक मूल्य किताबी व्यवसायिक मूल्य से कम, हिंदी भाषा वाले भी सुनिए, तो ये सिचुएशन भी आपको ओवर कैपिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएगी। तीसरी सिचुएशन में आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी सिचुएशन में आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी सिचुएशन क्या है मुन्ना? When the real value per share, यहाँ पर शेयर की बात, लेस देन बुक वैल्यू पर शेयर, जब किसी कंपनी का रियल वैल्यू पर शेयर और ये किससे कम हो, बुक वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ पर दो बातें आपको जानना जरूरी है कि रियल वैल्यू पर शेयर क्या है, मैं आपको बता दूं। रियल वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। और रियल वैल्यू कैसे निकलती मैंने आपको बताया ये बात। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, एक शेयर पर बुक वैल्यू क्या होगी, तो आप डिवाइड कर, आप बताइए कि बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, अंशों की संख्या। ये बात, जैसे सपोज करिए कि रियल वैल्यू 1 लाख आई थी पिछले अभी एग्जाम्पल, और 1000 शेयर, कंपनी के पास कितने शेयर हो, 1000, यहाँ पर ये 100 रुपये आ गया, और बुक वैल्यू सपोज करिए कितना आया था वहाँ पर 2.5 लाख, और शेयर तो कांस्टेंट ही रहेंगे, चाहे वो बुक वैल्यू हो चाहे, यहाँ 250 रुपये दिख रहा है, ये पर यूनिट है, ये पर शेयर। तो जब भी रियल वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर से कम होगा तो भी कंपनी को घाटा है। एक शेयर पर 150 रुपये का घाटा है, एक शेयर पर 150 रुपीज़ का लॉस जा रहा है। ये कंपनी के लिए नुकसानदायक है, लॉसफुल सिचुएशन फॉर द कंपनी। ये 3 मेजरमेंट जहां पर प्रूव हो जाए बच्चों, वहीं पर आप मान लीजिए कि वो कंपनी ओवर कैपिटलाइज है। क्या क्या मैं फिर से बता दूं। The test of overcapitalization can be completed by 3 process or 3 steps. Number 1, when the actual rate of returns is less than normal rate of returns or expected rate of returns. Number 2, when the real value of the business is less than book value of the business. तीसरी बात, when the real value per share is less than book value per share. अब इस पर एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है। मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जो आपको करना भी पड़ेगा, और आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, और आप कितना करते हैं आप जानते हैं। कैपिटलाइजेशन टॉपिक कहाँ है भाई? क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ उजाला लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004 इज गिवन बिलो। क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ, पीडीएफ भेजने से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन आप लिख लीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ उजाला लिमिटेड The balance sheet of Ujala Limited as on 31st March 2004 is given below. ये बताइए कि कंपनी ला एक्ट 2013 में बनाया गया नया वाला,
उससे पहले 2004 की घटना है, तो कौन सी बैलेंस शीट बनती होगी? सोचिए, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती थी। और हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कैसे बनती थी ये भी हम लोग देख लें, ये आप जानते भी थे। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे इस तरीके से। क्वेश्चन में दे रखा है कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में लिखा है कि 20,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, हाफ रुपीज 10 ईच, ये यानी 2 लाख रुपए। दूसरी चीज है रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो शेयर कैपिटल है। रिजर्व सरप्लस 40,000 के। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है, बैंक लोन दे रखा है, आउटसाइड लोन होगा, ये आउटसाइड लायबिलिटीज माना जाएगा। बैंक लोन है तो 25,000। करंट लायबिलिटीज 10,000 दिया, ये 2,75,000 का लायबिलिटीज। एसेट्स में गुडविल दे रखा है, प्लांट दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, डेटर्स स्टॉक दे रखा है, और मिसलेनियस लॉस में प्रारंभिक व्यय है, ये गुडविल 25,000 से है, प्लांट 65,000 से है, बिल्डिंग 35, डेटर्स 75 और ये 60,000 और वो 15,000, 2,75,000 का मसला है। एडजस्टमेंट में इसने क्या बोला है? एडजस्टमेंट में इधर लिख दूं, एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में बताया है कि एक्चुअल प्रॉफिट ₹20,000 पर ईयर। कंपनी का एक्चुअल जो प्रॉफिट है 20,000 रुपये सालाना है, और इसने जो सोचा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स इसने सोचा था 10% पर एनम, कि हर वर्ष कम से कम 10% कमाना है मार्केट। अब आपको सवाल क्या है, आप बताइए। सवाल है स्टेट द पोजीशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ? आप ये पोजीशन बताइए कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज है कि नहीं। तो इसको 3 मेजरमेंट पर हम लोग काम करेंगे। सब चीज़ें आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन पूरा आपके सामने आ चुका है। क्या क्या है पूरा आप देख लीजिए। एसेट्स लायबिलिटी दोनों 2,75,000 की है, एडजस्टमेंट में है, एक्चुअल प्रॉफिट 20,000 रुपये सालाना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स 10% पर एनम है। स्टेट द पोजीशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के कैपिटलाइजेशन की पोजीशन बताइए। अब मैं चल रहा हूँ ओवर कैपिटलाइजेशन को टेस्ट करने। टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन 3 तरीके से होता है। टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, इसमें आपको ध्यान में रखना है, पहला टेस्ट होता है कि when the actual rate of returns is less than normal rate of returns. क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स आपका दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स कितना दे रखा है ये भी आप जानते हैं, 10% है शायद। हाँ 10% है। बस आपको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न्स निकालना है।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ये क्वेश्चन में 10% है। जरा आप निकालेंगे एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न्स कैसे निकला है ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कि कितना पैसा आपने लगाया था। एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और आपने जो कंपनी में पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा? टोटल नेट एसेट्स जो होगा माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, नहीं जानते तो आप जानिए। नेट एसेट्स, नेट मतलब समझते हो आप? मिसलेनियस लॉस को छोड़कर शुद्ध संपत्ति। शुद्ध संपत्ति होता है एक्सेप्ट द मिसलेनियस लॉस, नेट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम लोग देखें तो किसी कंपनी के पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले में, टोटल एसेट्स ब्रैकेट में एक्सेप्ट मिसलेनियस लॉस माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आपका 2,75,000 का है, जिसमें मिसलेनियस लॉस 15,000 है। तो 2,75,000 माइनस 15 कितना होगा? 2,60,000। माइनस करंट लायबिलिटीज केवल 10,000 की है, केवल 10,000, क्योंकि बैंक लोन वहां पर करंट लायबिलिटीज नहीं मानी गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मानी गई। तो करंट लायबिलिटीज कितना है? 10,000। इसका मतलब क्या होगा? 2.5 लाख। और ये 8% दिख रहा है, आप देख लीजिए। एक्चुअल प्रॉफिट आपका 20,000, जबकि आपने पैसा कितना लगाया? 2.5 लाख। सोचिए 2.5 लाख पर आपको सालाना 20,000 मिल रहा है, तो 8% ही आपको ये इनकम जनरेट हो रही है। सोचिए, आपने सोचा था 10% कमाएंगे, आपने सोचा था 10% कमाएंगे, लेकिन रियल में आप कितना कमा रहे हैं? 8%। 2% का घाटा हो गया। जहां घाटा है वहीं ओवर कैपिटलाइजेशन है। तो पहली केस प्रूव हो गई। When the actual rate of returns is less than normal rate of returns, that is this. Clear? अब हम लोग दूसरी सिचुएशन को प्रूव करने चलेंगे। और दूसरी सिचुएशन क्या है? When the real value of business is less than, when the real value of business is less than book value of business, book value of business, real value of business is less than book value of business। अब बेटे यहाँ पर बुक वैल्यू, तो आप रियल वैल्यू सबसे पहले निकाल लो। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था? एक्चुअल प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और एक्चुअल प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल रेट 10% है, यानी आपकी रियल में औकात 2 लाख रुपए की, लेकिन किताबों में कितना दिखाया ये भी देख लें। किताबों में आपने छिपाया या दिखाया है बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये आपको देखना है। ये आपने जो दिखाया है इसका फार्मूला होता है टोटल एसेट्स एक्सेप्ट मिसलेनियस लॉस, ये तो वही रहेगा।
जैसे आपने कैपिटल एम्प्लॉय निकाला था वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन वहाँ और इसमें फ़र्क, यहाँ वहाँ करंट लायबिलिटी थी, यहाँ टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो चाहे करंट लायबिलिटीज। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये तो आपका 2,60,000 ही रहेगा, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज में 10,000 की करंट लायबिलिटीज है और 25,000 की बैंक लोन है, यानी 35,000 माइनस करो तो 2,25,000 बचेगा। अब सोचिए, आपने अपनी औकात दिखाने की कोशिश किया 2,25,000, लेकिन रियल में आपकी औकात 2 लाख है, 25,000 के नुकसान में है आप। कोई लोग चाहे जितना नुकसान हो लेकिन दिखाते वही है, भौकाल। तो ये है, ये सिचुएशन प्रूव हो जा रही है कि कंपनी जो उजाला लिमिटेड है इज गोइंग टू ओवर कैपिटलाइजेशन में जा रही है, ये बात। और लास्ट में तीसरा जो टेस्ट मैं मार रहा हूँ, आखिरी टेस्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन का, तीसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट क्या है? when the real value per share is less than book value per share, ये बात आपको ध्यान, इसमें निकलेगा कैसे रियल वैल्यू पर शेयर? रियल वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू क्या होता है? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस 2 लाख था, कंपनी के पास 20,000 शेयर। कितने शेयर हैं इस कंपनी में? 20,000 शेयर, यानी एक 10 रुपये आ गया, एक शेयर पर 10 रुपये। और बुक वैल्यू पर शेयर निकालना हो, फार्मूला क्या बताया था? बुक वैल्यू पर शेयर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे 2,25,000 आया था, 20,000 शेयर से डिवाइड कर दी, 11.25 होगा। यहाँ भी कंपनी घाटे में। कैसे घाटे में? आपने 11 रुपये 25 पैसे दिखाया है, लेकिन रियल में आपकी औकात कितनी है? एक शेयर पर 10 रुपये, यानी 1 रुपये 25 पैसे का नुकसान है। देन कंपनी इज गोइंग टू ओवर कैपिटलाइजेशन। आप ये बता सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर दिस कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड। ये बात आप लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड। यहाँ पर देयरफॉर दिस कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज्ड, ये कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो चुकी है। ये बात, ये आपको मैंने सिखा दिया। क्या ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है? फिर से एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर ले। ये ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है ये जान ले हम लोग। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी में हमने बहुत पैसा लगाया, लेकिन आपको जिस रेशियो में आपने पैसा लगाया है उस रेशियो में आपको बहुत कम प्रॉफिट हुआ, मुनाफा बहुत कम, घाटा ज़्यादा। कैसे आप चेक करेंगे कंपनी ओवर कैपिटलाइज है कि नहीं है? उसके मेजरमेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला, व्हेन द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न्स इज लेस देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, पहली चीज मैंने आपको सिखाया। दूसरा, व्हेन द रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, दूसरी बात। तीसरी बात हमने आपको बताया, व्हेन द रियल वैल्यू पर शेयर इज लेस देन बुक वैल्यू पर शेयर। अगर तीनों शर्तों का पालन होगा, अगर तीनों शर्तों का पालन होगा, ये मान लिया जाएगा कि ये कंपनी क्या है? ओवर कैपिटलाइज्ड है। ओवर कैपिटलाइजेशन का यही मतलब ही होता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन में ये बात 100% प्रूव हो जाती है
ये कंपनी ओवर कैपिटलाइज कैसे है, 3 शर्तों के आधार पर। जैसे कि जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा तो जो मैंने बताया पूरे टेस्ट आप लिखेंगे, एक बार टेस्ट के साथ टेस्ट खेलेंगे और एक बार एक वनडे खेलेंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे बैलेंस शीट की तरह, जिससे मैंने बताया तो छोटा सा क्वेश्चन बना करके तीनों चीज़ें आपको अगर प्रूव हो जा रही हैं तो कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन का शिकार मानी जाएगी। 2 कैपिटलाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन और दूसरा ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन तो आप बता देंगे। जब ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या हो, जब ये तीनों चीज़ें हर जगह बराबर, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रियल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, रियल वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर, वो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन हो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक तुलनात्मक बात करूंगा। टेस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन में एक तुलनात्मक चर्चा कर लिया जाए। ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन की बात अगर हम लोग करें, जो आप पढ़े थे लेकिन पूरा नहीं पढ़े, आज वो भी कंप्लीट हो गया समझ। और ओवर कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा कंपैरेटिव अप्रोच में देखें। यहाँ क्या होता है कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एस्टिमेटेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये पहला मेजरमेंट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न्स इज लेस देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। पहली बात क्या होती, यहाँ पर घाटा होता है, यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट हो। 10% सोचा तो 10% हो गया। यहाँ आप सोचे भले 10% से, लेकिन एक्चुअल में 8% हुआ, तभी एक क्वेश्चन आपने ले। दूसरी बात आपको ध्यान से देखना है, यहाँ जो रियल वैल्यू होती है इसके बराबर होनी चाहिए, रियल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, रियल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। यहाँ पर रियल वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन यहाँ रियल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। और आखिरी में बात बताऊं, रियल वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर। रियल वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रियल वैल्यू पर शेयर इज लेस देन बुक वैल्यू पर शेयर। ये सोचिए, ये आपने कंपैरेटिव अप्रोच में पढ़ा है, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन के क्या प्रभाव होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर भी मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। ओवर कैपिटलाइजेशन के क्या प्रभाव हैं, इस क्वेश्चन को आप ही लिखेंगे, लेकिन मैं आपको एक निबंध की तरह समझाऊंगा और समझाने चल रहा हूं। क्वेश्चन पहले लिख लें, बहुत बार एग्जाम में आया है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन के क्या प्रभाव है।
अब आप सोचिए, ओवर कैपिटलाइजेशन में किसी भी कंपनी को लगातार घाटा होता है, नुकसान होता है, तो नुकसान होने के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसको आप जो है वो करेंगे। जब भी इसकी आप लोग आंसरिंग करेंगे, इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, ये आपके पास किताब होगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब गूगल चाचा से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। ओवर कैपिटलाइजेशन के जो प्रभाव होंगे मुन्ना, इस पर मैं कम से कम 12 घंटे बोल सकता हूँ मिनिमम, इतना आप ध्यान रखिएगा अगर ज्ञान को चैलेंज करना हो। क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ लिखते पढ़ते थे तो हम लोग उसको रटे नहीं, निबंध की तरह पढ़े। निबंध मतलब जहाँ कोई बंधन न हो, ऐसे जहाँ पर कोई बंधन ना हो। किताबें लिखी जाती हैं एक बंधन में, हम लोग पढ़ाते हैं बगैर बंधन के, ये बात आपको ध्यान रखना। तो कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, शेयर होल्डर्स जो भी पैसा लगाए उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिन्होंने लोन दिया उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा, समाज को इसे किसी जीने नहीं देता, लेबर या एम्प्लॉय पर क्या असर पड़ेगा, सरकार पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपको सीखने के लिए। अब इनके अंदर हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग बहुत बनेंगे, अब आपको ध्यान में रखना है। जैसे कंपनी का क्या असर होता है, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, डिविडेंड नहीं दे पाएगी, गुडविल खत्म होगा, इन्वेस्टमेंट खत्म होगा, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, लिक्विडेशन। शेयर होल्डर जब इनको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, इनकी मोरालिटी डाउन होगी, इन्वेस्टमेंट डाउन होगा, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, भागने की कोशिश, नुकसान। क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन दिया था, आपने लिक्विडेशन, आप कंपनी पढ़ाए, देखते थे कि लिक्विडेटर को 1 रुपए में कितना पैसा मिला। जब लिक्विडेशन होता है तो जितना भी कंपनी के पास पैसा होता है उससे ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकता। रियल लाइफ में पता लगा 1 रुपए में 70 पैसा पाए, 1 रुपए में 20 पैसे पाए, इनका तो बहुत बड़ा घाटा होता था वहां। तो ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो क्रेडिटर्स का पेमेंट बहुत कम होता है, बहुत घाटा होता है। सोसाइटी, समाज जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो समाज आपके साथ होता है, बुरे दिन में समाज आपके पीछे हो जाता है, आप जानते हैं। ऐसे ही कंपनियों के जब बुरे दिन आते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन में, तो लोग बहुत ज्यादा आपका वो करते हैं, बहुत ज्यादा बुराई करने लगते हैं, अरे कंपनी खत्म हो गई, अब एकदम टीआरपी 0 कर देते हैं। तो सोसाइटी पर एक बड़ा असर होता है। लेबर या एम्प्लॉय, उनकी सैलरी न मिलना, मजदूरी न मिलना, एम्प्लॉयमेंट हट जाना, बेरोजगारी पैदा करना, स्ट्राइक लॉकआउट करके भी कुछ उखाड़ नहीं पाते क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो गई है। बहुत इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता, सरकार लाइसेंस खत्म कर देती है, आप कंपनी एकदम खत्म हो जाती है। ओवर कैपिटलाइजेशन के बहुत बड़े इफेक्ट हैं। बड़े इफेक्टों में अब जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इनके बारे में काफी चीजें लिख सकते हैं। मैंने आपको एक गाइडलाइन, एक आउटलाइन दे दिया है। किताब की औकात नहीं इतना बताने, किताब वाले बस एक इसको बता देंगे, इसको बताएंगे, बहुत ज्यादा सोसाइटी या लेबर बता देंगे, एम्प्लॉय। लेकिन अगर आप सोचें निबंध की तरह लिखने के लिए तो बहुत तगड़े कंसेप्ट है इस पर लिखने और समझने के लिए। ओवर कैपिटलाइजेशन, और ये आपका पूरी तरीके से ओवर कैपिटलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब एक कैपिटलाइजेशन और है जो अंडर कैपिटलाइजेशन है, और समझदारों के लिए ये सारे काफ़ी होते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन इसके जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ कम पैसा लगाएं और प्रॉफिट ज़्यादा हो। लोअर इन्वेस्टमेंट विद द हाईएस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। कम पैसा लगा, जिसे मैंने बताया ना, एक शोरूम खोल लिया, उसके बगल एक चाय की दुकान खोली, चाय की दुकान वाला 30,000 लगाकर 60,000 रुपये महीने कमा रहा है। शोरूम वाला 30 करोड़ रुपए लगाकर 3 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, दोनों में असर। तो
अंडर कैपिटलाइजेशन इज जस्ट इनवर्स टू ओवर कैपिटलाइजेशन, जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप उसको पलट दें तो पूरा पूरा आपका अंडर कैपिटलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस पर मैं अभी एक लेक्चर लूंगा अंडर कैपिटलाइजेशन पर, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, तभी जा करके टॉपिक कंप्लीट होगा। इसको आप पढ़ेंगे। अगले सैटरडे को हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।